हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ऐसे कीट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका एक बार फसलों में आक्रमण हो जाने के बाद इसका नियंत्रण कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी जटिल होता है। यह कीट देखने में किसी कीट जैसे प्रतीत नहीं होता, बल्कि यह सफ़ेद कॉटनी परत से ढके होने के कारण यह किसी चिड़िया के मल या फिर किसी फंगस जैसे, किसी कवक जैसे प्रतीत होता है। यह कीट फल, फूल, सब्जियों, शोभायमान पौधों के अलावा जंगली वनस्पतियों एवं खरपतवारों के कोमल शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों में रहकर उसका रस चूसते रहते हैं और इस प्रकार फसलों की क्षति पहुंचाते रहते हैं। पहले इस कीट को सीवियर पेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, परंतु अब यह अंगूर और पपीते को 50 से 100% तक क्षति पहुंचा चुकी है, इसलिए इसे अब सीवियर पेस्ट की तरह भी देखा जाने लगा है। दोस्तों, इस कीट को मिलीबग कीट के नाम से जाना जाता है और इसका जो होस्ट रेंज है, पोषक पौधों की जो संख्या है, वह काफ़ी वाइड है, काफ़ी विस्तृत है। जो आम, अमरूद, सीताफल, आंवला, नींबू, बेर, नारियल, अंगूर और कपास के साथ साथ टमाटर, बैंगन, भिंडी, अरहर तथा सजावटी पौधों जैसे क्रोटन, रेसिना, गुड़हल, जेट प्लांट, पोइनसेटिया, गुलदाउदी, अडेनियम, पोर्टुलाका और कैक्टस पर भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। और इस रिसर्च पेपर के अनुसार इसका प्रकोप 72 प्रकार के अलग अलग पौधों में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कीट का जीवन काल 1 से 3 माह तक की हो सकती है और वर्ष में इसकी 4 से 10 पीढ़ियां पाई जा सकती है। इनके जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं पाई जाती है। इसकी जो मादा कीट है वह बिना निषेचन के ही अंडे देने में सक्षम होती है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसकी जो मादा कीट है वह अनुकूल परिस्थितियों में 300 से लेकर 600 तक अंडे दे सकती है, जो 5 से 10 दिनों में प्रस्फुटित हो जाती है और इनसे अधिकतर मादा कीट पैदा होती है। मुख्य पोषक पौधों की अनुपस्थिति में यह कीट अन्य पोषक पौधे, जिसे अल्टरनेट होस्ट कहते हैं, उनमें या फिर खरपतवारों में रह सकते हैं और इनके अंडे मिट्टी में भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। और अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही वह प्रस्फुटित हो जाती है और इनसे जो बच्चे निकलते हैं वह आसपास के पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं और कोमल शाखाओं पर पहुंचकर यह कीट उसका रस चूसने लगती है। साथ ही कोमल शाखाओं पर रह यह अपने आकार तथा संख्या में वृद्धि करने लगते हैं और उग्र प्रकोप की स्थिति में यह पौधों के पूरे कोमल भागों पर छा जाती है, जिससे पूरे जो पौधे हैं वह सफ़ेद दिखाई देने लगता है। और इस कीट की उपस्थिति के कारण पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती है, शाखाओं का ग्रोथ रुक जाता है, साथ ही फल तथा फूल भी गिरने लगते हैं। और यदि फल बन भी जाते हैं तो वह कीटों की कॉलोनी या कीटों की सफ़ेद परत के कारण, साथ ही इसके प्रभाव से जो सूटी मोल्ड कवक का प्रकोप होता है या फिर ब्लैक फफूंदी का जो प्रकोप होता है, उसके कारण फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और उग्र प्रकोप की स्थिति में यह कीट फसलों को 50 से 100% तक हानि पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। दोस्तों, यह कीट काफ़ी सुस्त प्रवृत्ति का होता है, जो हवा से या फिर सिंचाई जल से या बारिश के पानी से या कृषि क्रियाओं के दौरान या फिर चींटियों के माध्यम से यह एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाती है या फिर एक शाखा से दूसरी शाखाओं में यह पहुंच जाती है। साथ ही यह कीट कुछ वायरस रोगों का भी प्रसार करती है, जैसे केला में स्ट्रीक वायरस, ग्रेप वाइन रिफरोल वायरस और पाइनएप्पल का विल्ट वायरस, इसके द्वारा प्रसार किया जाता है। साथ ही यह कीट मीठा स्राव छोड़ती है, जिसे हनी ड्यू के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण चींटियां अट्रैक्ट होती है। चींटियां इनको परभक्षी कीटों से रक्षा भी करती है। साथ ही इस मीठे स्राव के कारण पौधों में ब्लैक सूटी मोल्ड का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण पूरे पौधे या फिर फल और जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वह काले दिखाई देने लगते हैं। इस कीट के प्रकोप के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा उच्च आर्द्रता अनुकूल होती है, परंतु एक बार इसका प्रकोप हो जाने के बाद, एक बार इसका आक्रमण हो जाने के बाद यह 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा निम्न आर्द्रता स्तर पर भी यह अपना वृद्धि करता रहता है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर इनकी संख्या में कमी आने लगती है। और यदि हम माह की बात करें तो यह कीट जून से सितंबर माह के दौरान दिखाई नहीं देती, यह तेज बौछारों के कारण नीचे गिर जाती है। साथ ही यदि अगस्त से सितंबर माह के दौरान यदि वर्षा कम होती है तो इस दौरान भी इस कीट का प्रकोप, प्रारंभिक प्रकोप देखने को मिल जाता है और कुछ जगह तो अगस्त माह में ही इसका उग्र प्रकोप देखने को मिला है। और ठंड के माह में इन कीटों का जो प्रजनन दर है वह कम होती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है या गर्म मौसम आता जाता है, वैसे वैसे इनका जो प्रजनन क्षमता है वह बढ़ती जाती है। दोस्तों, एक बार इस कीट का प्रकोप हो जाने के बाद, एक बार इस कीट का आक्रमण हो जाने के बाद इस कीट का नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि यह इसके सफ़ेद कॉटनी परत के कारण
कई कीटनाशकों के प्रति सहनशील हो जाते हैं और बिना किसी सावधानी के हम इस कीट को जितना डिस्टर्ब करेंगे यह कीट उतना फैल सकता है। और यह कीट मिट्टी में, खरपतवारों में, साथ ही प्रभावित पौधों के गुप्त भागों में छुपे हो सकते हैं। और आगे हम इस कीट के नियंत्रण के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, साथ ही केमिकल कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कीट का प्रकोप यदि पिछले फसल वर्षों में देखा गया हो तो जो पुरानी फसल अवशेष हैं उसको पूर्णतः हटा देना चाहिए, पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए और जो खेतों के आसपास उग रहे अन्य जो पोषक पौधे हैं या जिसे हम अल्टरनेट होस्ट भी कहते हैं उनको भी हटा देना चाहिए। और अगली फसल की तैयारी के लिए अच्छे से जुताई कराएं। साथ ही यदि रोटावेटर उपलब्ध हो तो रोटावेटर का भी उपयोग करें। और खेतों में या पौधों के आसपास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद डालना है तो उसमें बवेरिया बेसियाना 1.15% WP का 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। हमेशा स्वस्थ एवं कीट रहित पौध सामग्रियों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही यदि इस कीट का प्रारंभिक प्रकोप किसी पौधे में दिख रहा हो तो उसे ग्लव्स पहनकर हाथों से नष्ट कर देना चाहिए या मसल देना चाहिए। यदि खेतों में कुछ पौधों के कुछ शाखाओं में यदि इस कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो इस स्थिति में हम उस शाखाओं को काटकर पॉलीथीन में भरकर खेतों से बाहर ले जाकर इसे नष्ट कर सकते हैं। और यदि सब्जी वर्गीय 1-2 पौधों में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो पौधों को उखाड़ देना चाहिए या फिर जो प्रभावित शाखा है उसको काटकर हटा देना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उस पौधे को उखाड़ते हैं या उन शाखाओं को जब हम काटते हैं तो उसके कीट या अंडे जमीन में ना गिरने पाए, इसके लिए उचित व्यवस्था कर लेना चाहिए। और फलदार पौधों में इस कीट के चढ़ने से पूर्व ही 400 गेज की जो एल्केथिन शीट आती है उसका 25 सेंटीमीटर चौड़ाई का पौधों के तने में लपेट देना चाहिए या फिर चिपचिपे बैंड का उपयोग करना चाहिए ताकि यह जो कीट है वह पेड़ों पर ना चढ़ सके। और जो फलदार पौधे हैं उनमें ट्रेडिंग प्रूनिंग, जिसे हम कटाई सदाई का काम भी कहते हैं, उसे समय पर करते रहना चाहिए ताकि जो फलदार पौधे हैं उसमें प्रकाश तथा वायु का संचार प्रॉपर तरीके से बना रहे। और यदि अनेक पौधों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा हो तो बवेरिया बेसियाना का 5 ग्राम या फिर 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ पूरे पौधों में या पूरे फसलों में अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव हमेशा शाम के समय करना चाहिए ताकि जो बवेरिया बेसियाना के लिए जो उचित तापमान है, आर्द्रता है, वह इसको पनपने के लिए आसानी से मिल सके। बवेरिया बेसियाना का उपयोग करने से जो मिलीबग के कीट हैं उनमें रोग उत्पन्न हो जाता है और यह कीट मर जाते हैं। और यदि आप मिलीबग के नियंत्रण के लिए कीटभक्षी कीटों का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रिप्टोलीमस मोंट्रोजेरी, जिसे ऑस्ट्रेलियन लेडी बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो लेडी बर्ड बीटल है, उसका उपयोग 10 नग प्रति पौधों की दर से, चाहे आम हो, चाहे अंगूर हो, चाहे गुआवा हो, अमरूद हो, सीताफल हो, नींबू हो, इसमें इसे छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एनाजायरस का माली कीट का भी उपयोग मिलीबग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और यदि आप इस कीट का रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा भी केमिकल का आप अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही 15 दिन के अंतराल में इन जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, उनका बदल कर आप फसलों में छिड़काव 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा सोइल रेंजिंग के लिए इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ इसका छिड़काव पौधों के आसपास मिट्टी में करना चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ पर इस कीट के नियंत्रण के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल के बारे में बताया है। तो इनसे संबंधित कुछ जो सावधानियां हैं उसको भी हमें जानना चाहिए। तो यदि मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए बवेरिया बेसियाना का उपयोग किए हैं या बवेरिया बेसियाना का आप स्प्रे किए हैं, छिड़काव किए हैं, तो 15 से 20 दिन तक किसी भी प्रकार की जो फंजीसाइड है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए लेडी बर्ड बीटल को अपने फसलों में, अपने पौधों में छोड़ना चाहते हैं तो बवेरिया बेसियाना के जो छिड़काव है उसके 15 से 20 दिन बाद आप इन कीटों को, इन जो परभक्षी कीट हैं, उनको छोड़ सकते हैं। और लेडी बर्ड बीटल को छोड़ने के लगभग 2 माह बाद तक बवेरिया बेसियाना का छिड़काव नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार की कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलीबग कीट के नियंत्रण के बारे में बताई गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।